हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम लोग क्लास 10th की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम बहुत कम बचा है और ज़्यादातर बच्चों की क्वेरी मेरे पास इस टाइम पे ये आती है कि कैसे हम अपना टाइम मैनेज करें। रिस्पेक्टिव जितने भी टाइम टेबल बना ले, हम लोगों का कभी भी कोई टाइम टेबल पूरा फुलफिल नहीं होता। ज़्यादातर लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर बच्चों की दूसरी क्वेरी आती है सामने से कि मैं पढ़ तो सारा लेता हूँ लेकिन उसके बावजूद मेरे मार्क्स नहीं आ पाते या फिर स्कोर मेरा एक्सपेक्टेड से कम रहता है। तो यहाँ पे हम लोग दो मेथड्स देखने वाले हैं। आप अपने कैलिबर के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ये सभी बच्चों के लिए कोचिंग पे हम लोग बच्चों को इन दो मेथड्स के अलावा एक कस्टमाइज मेथड भी सिखाते हैं, लेकिन आप पहले इन दोनों को समझिए। अगर फिर भी डाउट आता है तो आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप पोस्ट दिवाली इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट इज़ 14 to 15 नवंबर। तो यहाँ जो स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करेंगे एवरी 2 वीक्स की करेंगे। हम यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट अपना करेंगे हर 2 हफ्ते का काम लेके चलेंगे, क्योंकि होता यह है कि हम पढ़ने तो बैठते हैं, किसी दिन बीमार भी हो सकते हैं, त्यौहार भी आ जाते हैं जैसे अभी आए। इसके अलावा घर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है और सब्जेक्ट्स भी हैं कवर करने के लिए। तो इस सिचुएशन के अंदर एक लंबा टाइम गैप लेके अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हो कि मैं मैराथन मारूंगा और 4 दिन बैठ के सारा कोर्स कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो टाइम जोन्स के अंदर हमने पूरा अपना एकेडमिक कैलेंडर को डिस्ट्रीब्यूट करा है हर 15 दिन के स्लॉट में, जिसमें मान के चलिए 2 हफ्ते आप पढ़ोगे और हर 2 हफ्ते के अंदर एक दिन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपको कोप अप करने के लिए या फिर फ्री टाइम चाहिए उसके लिए। ठीक है, दोनों स्ट्रैटेजी आपको रिजल्ट देगी। पहले आप ये एनालाइज करो अपने बिहाफ पे आपको क्या करना है। दोनों थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। हम दो मेथड्स यहाँ पे देखने वाले हैं अपनी तैयारी करने के लिए। पहला मेथड है रीड एंड राइट। रीड एंड राइट बेसिक मेथड है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जिसके अंदर आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ बुक उठाते हो या नोट्स उठाते हो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। जो चीज़ आपको ग्रास्प होती हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, वो नोट्स में आप प्रैक्टिस करते हो। दूसरा मेथड है रिवर्स इंजीनियरिंग का। रिवर्स इंजीनियरिंग का जो मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके अंदर आप पहले ये एनालाइज करते हो एक पेपर देके कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। उसके बेसिस पे जो जो कंपोनेंट्स या जो जो चीज़ें, जैसे अगर साइंस की बात करें तो 10th में आप 3 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो इनके बेसिस पे मेरे एक पैरामीटर अप्रोच ये रहेगी कि मेरा फिज़िक्स ज़्यादा स्ट्रांग है, केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रांग है या बायो। उसके बेसिस पे जो वीक होगा उसकी तैयारी मैं पहले करूँगा। अच्छा, आप लोग खुद एनालाइज करना है ये चीज़ कि ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए 10 में से 4 चैप्टर मेरे को आते हैं और मैं रिवीजन करने बैठा, तो नेचुरली मेरी दिमाग मेरे से कहता है कि भाई तू पहले वो चैप्टर तैयार कर ले जो तेरे को आता है। 4th चैप्टर आता है, हाँ आता है, तो 4th चैप्टर पढ़ लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। इस बीच में बहुत सारा टाइम खराब करता हूँ। तो दोनों अप्रोच सभी बच्चों के लिए अलग अलग है। दोनों स्ट्रैटेजी देखते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। देखिए, फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हम लोग कर रहे हैं रीड एंड राइट है। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ें समझने की नहीं है। कोई भी टीचर आपको कहता है इस टाइम पे, या आपके मन में खुद से एक जिज्ञासा आती है कि रीड राइट मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, पहली इसमें चीज़ समझ लो, डोंट मेक नोट्स। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके गलती बिल्कुल भी मत करना कि मुझे नोट्स बनाने हैं। नोट्स कहीं से भी मिल जाए, कोचिंग से मिल जाए या ट्यूशन से मिल जाए जहाँ आप पढ़ते हो, या स्कूल के नोट्स, उन पे आँख बंद करके भरोसा करना स्टार्ट कर दो और ये छोड़ दो कि मुझे अब बैठ के अपने प्रिसाइज नोट्स बनाने हैं। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए आप सीधा आँख बंद करके भरोसा कर लो कि एनसीईआरटी करनी है, कुछ और नहीं करना। और तीसरा, एग्जाम्पलर उठा लो। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की एक और बुक गिवन होती है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि मेरे को एनसीईआरटी नहीं करनी, मेरे को किसी टीचर, फलाने टीचर ने, मैं खुद हूँ या कोई भी टीचर है, उसने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। बेटा, अगर आप एनसीईआरटी नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, जितने भी, कहीं से भी कर लेना, अगर आपको एनसीईआरटी आती है तो इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि 80 मार्क्स के पेपर में 65 से 70 मार्क्स आराम से लियो। दैट इज़ बोर्ड्स में 90%।
वहम निकाल दो कि कहीं और से पेपर आता है। मैं आपको ये अश्योरिटी दे सकता हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर, फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल की वैल्यू तक चेंज हुई हुई नहीं मिलेगी। सीबीएसई आपको परेशान नहीं करना चाहता। सीबीएसई बोर्ड के पेपर के अंदर आपकी स्किल्स देखना चाहता है। और जिसको विश्वास नहीं है तो पेपर फॉर्मेट देखो, नीचे दे रखा है मैंने। अगर पेपर फॉर्मेट को ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि 46% ऑलमोस्ट 50% पेपर तो डेमोन्स्ट्रेटिव बेस्ड नॉलेज है। मतलब जो आपने नोट्स के थ्रू तैयार करा उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 46% ऑलमोस्ट 50% होता है। तो 80 मार्क्स का अगर आपका बोर्ड का पेपर है तो आपका 40 मार्क्स का पेपर तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएगा। बचा बाकी का 50%, वो कैसे आएगा? तो समझो। दूसरा है एप्लीकेशन बेस्ड। जिन भी चीज़ों के यूजेस या एप्लीकेशंस आपको दिखते हैं, जैसे केमिस्ट्री में अगर बात करें, कोई सॉल्ट है या कोई रिएक्शन है, उसका डेली लाइफ में कोई यूज़ है। डेली लाइफ का सबसे बड़ा टॉपिक आता है एसिड बेस में, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़े हो। एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स मान के चलो आएंगे। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस, जूल्स हीटिंग इफेक्ट के यूजेस, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। इससे ज़्यादा क्या चाहोगे? डायरेक्ट बोले सीबीएसई। और तीसरा है 32%, ऑलमोस्ट 24 मार्क्स का पेपर, सिर्फ 24 मार्क्स का। 32% का मैं आपको इवेल्युएट बता रहा हूँ। 30% लगा लो, 80 का 24 मार्क्स बैठता है। 24 मार्क्स का पेपर आएगा कैलकुलेशन बेस्ड। अब कहोगे कैलकुलेशन कैसे? केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखना अपनी तरफ से, एलिमेंट को एक्स कंसिडर करके, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना, बायो में फ्लो चार्ट के थ्रू कोई चीज़ गायब करना। तो ये तीनों मिलके आपका 100% बनाते हैं। अब फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, रीड एंड राइट है। इसका एक सिंपल सा रूल समझो। मुझे चीज़ें सबसे ज़्यादा फोकस करना है पढ़ने पे, रीडिंग पे, और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस में। ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव उन बच्चों के लिए है। ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, या उन्हें लगता है कि उनका स्कोर प्री बोर्ड्स के अंदर भी 50% के आसपास रहा है, या हाफ ईयरली के अंदर भी 50% के आसपास रहा है, या यूटी के अंदर भी 60-70% मेरा स्कोर रहा है। अगर आप 80 क्रॉस नहीं कर रहे, ये 75 क्रॉस नहीं कर रहे, तो आंख बंद कर देना। आपका दोस्त कहाँ से पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उस चीज़ को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को समझ लो। ठीक है, पहले समझते हैं हुआ क्या। हमने डेज को डिवाइड करा है। मैं मान रहा हूँ 15 नवंबर से आप करोगे तो फर्स्ट जो 2 वीक जाएंगे आपको 30 नवंबर तक जाएंगे कंजिक्यूटिव में। तो इसके अंदर, इस स्ट्रैटेजी के अंदर पहले 3 जो वीक्स जा रहे हैं मेरे, पहले 3 वीक्स, मतलब पहले 2 वीक्स में तो मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर, दैट इज ये तीनों चैप्टर साथ में क्यों लिख रहा हूँ? केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, मेटल, नॉन मेटल, ये तीनों एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो नोट्स पढ़ो और इन तीनों के लग के 15 दिन के अंदर, पहले 15 दिन के अंदर टिल 30th ऑफ नवंबर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। इस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहले हम लोग करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्यों करते हैं? क्योंकि केमिस्ट्री में थ्योरी भी आती है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें रिकॉल होती रहती है, प्रैक्टिस चाहिए। सेकेंड वीक में जो आप उठाओगे, इसमें उठाओगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज चैप्टर नंबर 4, और इसके साथ एक छोटा सा चैप्टर है आर एनवायरमेंट, चैप्टर नंबर 13। कार्बन बड़ा है, लेंदी है, प्रैक्टिस मांगता है। इसके साथ 5 नंबर का जो चैप्टर है आपका आर एनवायरमेंट, ये उठाओगे। कलेक्टिवली 30 नंबर सिक्योर कर सकते हो सिर्फ नवंबर तक में। मतलब 15 दिसंबर से पहले आपका 1 महीने के अंदर इतना कोर्स निपट जाएगा। 15 तारीख से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स। क्यों कर रहे हैं? फिज़िक्स के 2 पार्ट हैं। पहले 2 चैप्टर हैं लाइट और ह्यूमन आई, अगले 2 चैप्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ये दोनों आपके 1 महीना लेंगे, पूरा 1 महीना हम देंगे इसको, आराम से प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें 25 मार्क्स का अगला पूरा फिज़िक्स का पोर्शन हम लोग अटेम्प्ट कर देंगे। क्योंकि हमने फिज़िक्स एक साथ करी है तो होगा क्या, मेरा मन नहीं कर रहा कोई और चैप्टर पढ़ने का, हो जाता है कई बार, तो इसमें आगे पीछे मैं फ्लिप कर सकता हूँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी ये वाला मॉडल देता है। सेम ऊपर जैसे केमिस्ट्री करी तो आपका मन नहीं कर रहा सेकंड चैप्टर करने का, थर्ड पहले करने का, वो आप यहाँ पे कर सकते हो।
इतनी आपके पास छूट है। थर्ड जो पोर्शन कंप्लीट करेंगे बायो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आपने बायो लास्ट में क्यों ली है। ऐसा नहीं है मैंने बायो लास्ट में ली है, आपका मन करे आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बायो उठा सकते हो, लेकिन जनरली मैं मानता हूँ कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादातर बच्चे लास्ट मिनट पे भी बहुत सारा पोर्शन कोप अप कर लेते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल है, पढ़ोगे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ये रूल फॉलो नहीं होता है, होने की नहीं है। ज़्यादातर लोग अगर ये सोच के बैठे हो कि वही जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था वही एग्जाम्पल कि मेरे को तो 4 चैप्टर आते हैं, 10 मुझे टोटल करने हैं, तो रिवाइज वो चैप्टर पहले कर लेता हूँ जो मेरे को आता है। ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर भी यही अप्रोच लगाते हैं, बायो पहले कर लेता हूँ कि जी मेरे को तो बायो आती है, इसको रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा। नहीं, जो चीज़ आती है उसको लास्ट तक डर के मारे मन में एक डर रहेगा कि बायो पढ़नी है। बायो अगर पहले पढ़ ली जो चीज़ आती थी तो और चीज़ों के लिए मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। इस बीच जब आप ये कोर्स ख़त्म करोगे तो यू विल रीच द 15th ऑफ February। जनरली मैं मान रहा हूँ 15th ऑफ February तक आपका कोर्स रिवीजन के साथ NCERT भी करनी है, इसमें एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करना है और नोट्स कवर करना है, इतना ही करना है बस। जो लोग इतना सिलेबस कवर कर लेंगे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मैं मानता हूँ आराम से 70-72 का अटेम्प्ट लगेगा बढ़िया। इसके अलावा 15 फरवरी से लेके एंड तक, 15 फरवरी को डेट शीट आती है, 23-24 फरवरी को या उसके बाद एंड ऑफ फरवरी में आपका कोई ऑप्शनल का जैसे IT होता है उसका पेपर आता है। तो इस बीच आप बोर्ड के लेटेस्ट 2 साल के पेपर अलॉन्ग विद अ प्रैक्टिस पेपर जो पहली बार CBSE ने डाला है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। आपका मोर देन एनफ, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी क्या है। इस बीच स्कूल में पेपर होते हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट आपका। फिर से बोल रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी वही लोग फॉलो करना जिन लोगों को ये लग रहा हो कि मेरी तैयारी अभी भी 50% से कम है। इफ़ इन केस इससे ज़्यादा आ रही है तो देखते हैं क्या करना है। अगर आपका 50% या 50% और ये वाली स्टेज नहीं है तो आप 75% प्लस की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, जो मुझे बहुत पसंद है। और पर्सनली कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए मैंने ये माना है कि ये इससे बढ़िया प्रैक्टिस कोई नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। एक छोटा सा डिलेमा इस स्ट्रैटेजी में रहता है कि इस स्ट्रैटेजी को करते करते प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी आती है कि आप इतने से एक डिलेमा में रहते हो। थोड़ी सी कंडीशन ये रहती है कि मुझे कभी लास्ट तक भी ये फील नहीं होगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। उसका रीज़न बता देता हूँ क्यों। ये स्ट्रैटेजी 60-20-20 प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसमें 60% है प्रैक्टिस, 20% यहाँ पे मान के चलो आपका है फुल मॉक। मतलब जितना मेरे पे टोटल टाइम है उसमें से 20% तो मैं मॉक पेपर फुल कोर्स पेपर देने में इस्तेमाल कर दूंगा। इस काम को करने के लिए आप 2 तरीके के सैम्पल पेपर ले सकते हो, या तो एड्यूगार्ड का ले लो, ओसवाल का ले लो, किसी और पब्लिकेशन का चाहिए फुल मार्क्स का ले लो, किसी भी 2 पब्लिकेशन के पेपर उठा लो। मैं मान के चल रहा हूँ जो इस स्ट्रैटेजी को बच्चे फॉलो कर रहा है कम से कम 15 मॉक मारेगा, अटेम्प्ट करेगा। आप सोच के बैठे हो कि मैं एक सैम्पल पेपर खरीद लूँ और उस पब्लिकेशन का पेपर करता रहूँ। भाई साहब, मैं आपको एक जनरल थॉट बताता हूँ एज अ टीचर। जब आप किसी एक पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर उठाते हो तो उसमें एक ऑथर की सोच होती है कि ये पेपर ऐसा आ सकता है। मान लीजिए वैसा पेपर नहीं आया तो इसी वजह से कहता हूँ कि जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो उन टीचर्स पे फोकस करो। कोई भी टीचर हो, साइंस कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, मैथ्स कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, तो उन टीचर्स का एनालिसिस और अच्छा होता है। मान लीजिए एज अ टीचर मैं बच्चों को सैम्पल पेपर दूंगा तो मैं कभी भी एक पब्लिकेशन का पेपर पे फोकस नहीं करने का, कम से कम 3 से 4 पब्लिकेशन का एनालिसिस देके बच्चों को 10 या 15 पेपर दूंगा उनमें से। उसका रीज़न ये होता है कि एक टीचर एक तरह का थॉट प्रोसेस रखता है और आपने वो सारे पेपर कर लिए तो आपको एक तरह के पेपर सॉल्व करने तो आ जाएंगे, और किस्मत ऐसी ख़राब रही कि पेपर उस फॉर्मेट में नहीं आया या उस तरह का थॉट प्रोसेस में नहीं आया तो फंस जाते हैं, परेशान हो जाता है बच्चा बोर्ड के पेपर में बैठे बैठे। और थर्ड पोर्शन है इसके अंदर जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे कैसे लग रही है वो समझा देता हूँ। इसमें देखो है क्या, एनालिसिस करना पड़ता है कि मैंने वीक चैप्टर क्या है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर क्या है। मान लीजिए मैंने कोर्स अपना पढ़ा तो मुझे एक अश्योरिटी हो जाएगी कि मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से एक मेंटल थॉट प्रोसेस होता है मेरा, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। तो मैं इसमें करना क्या स्टार्ट करूँगा कि मैं देख लूँगा कि मेरी फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायो में से तीनों में से कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा है। मान लीजिए मुझे फिज़िक्स में दिक्कत है या मेरे मॉक के अंदर सबसे कम मार्क्स फिज़िक्स में आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं वो चैप्टर प्रैक्टिस करूँगा जो मेरे फिज़िक्स में कम नंबर ला रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है कि आप इसमें चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा टाइम जल्दी करते हो, क्योंकि आपको सिलेबस आता है। मैं मान रहा हूँ आपके 75% मार्क्स आ रहे हैं हाफ ईयरली के अंदर या प्री बोर्ड्स के अंदर, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आती होंगी। इन दिस सिनेरियो थोड़ा सा फॉर्मेट सेम रखेंगे, थोड़ा सा मिक्स फॉर्मेट है। अगर आप ध्यान से देखो इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने पहले 3 चैप्टर केमिस्ट्री के लिए जो पहले 2 वीक में करोगे, इसमें आपका 15 मार्क्स का प्रिपरेशन होगा। लेकिन इसके अलावा आपको टाइम निकाल के जो संडेज आपको 2 मिल रहे हैं उसके अंदर 2 मॉक अटैम्प्ट करने हैं। कोई सा भी पब्लिकेशन ले लीजिए, 2 मॉक अटैम्प्ट कीजिए अलॉन्ग विद दिस केमिस्ट्री फॉर्मेट। इसमें आपकी 15 मार्क्स की एसिड बेस, केमिकल रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल कवर हो जाएगा। इसके बाद साथ में उठाइए फिजिक्स। नेक्स्ट वीक में पूरी केमिस्ट्री नहीं करनी है, अब आप उठाओगे फिजिक्स जिसमें है लाइट, 11-12 आ रहा है, लाइट और ह्यूमन आई। ये आपका 13 मार्क्स को ऑलमोस्ट खत्म करेगा। इसके साथ 2 मॉक दोगे। तीसरे वीक में थोड़ा विग्रस होना है। विग्रस मतलब मुझे प्रैक्टिस बढ़ानी है, तो इस बीच में मैं बायो उठा रहा हूँ। बायो के अंदर चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 1 मॉक दूंगा, क्योंकि यहाँ मैंने नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ा लिए, वेटेज मेरा बढ़ चुका है। प्रैक्टिस टाइम मांगेगी, तो इस कंडीशन के अंदर मॉक में एक कम कर सकता हूँ अपना टाइम मैनेज करते हुए। 4th वीक में फिर से अगर आप देखोगे मैंने बायो के बाद फिर से फिजिक्स उठा लिए 9 और 10, और इसके अंदर मैंने 2 मॉक इंट्रोड्यूस कर दिए। और लास्ट में जनवरी एंड तक कोशिश करूंगा जो बचे हुए 3 चैप्टर हैं, दैट इज कार्बन, आर एनवायरमेंट, और तीसरा है 8 चैप्टर हेरिडिटी होगा। ये कोई सा भी पढ़ता है, ये आपको ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म कर देगा टिल जनवरी एंड। और मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप मॉक इतने दे चुके हो तो गारंटी कह रहा हूँ, गारंटीड आपके 90% आ जाएंगे। इसके अंदर जो पुरानी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सारी होंगी। एनसीईआरटी आप ख़त्म करोगे, एग्जाम्पलर दोगे, और यहाँ मोटा मोटा देखो तो आप 2-2 4 और 1 5 और 3 8 मॉक दे चुके हो। जितने बच्चे जनवरी एंड तक इतना कर लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 90% आ जाएंगे। नोट्स आपके पूरे हैं, चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। जहाँ पे भी लगे मेरा टॉपिक वीक है उस चैप्टर को और कर लेना है। अब कहोगे एनालिसिस वाला पोर्शन कैसे करना है? भाई साहब, अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक वीक है तो ये टॉपिक उठा के ऐड ऑन करके पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम निकाल के। जो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है दूसरों के मुकाबले, इसमें आपको लास्ट 5 साल के पेपर करने हैं। एक बोर्ड का सैम्पल पेपर करना है, 2 साल पहले के करने हैं, और एक प्रैक्टिस पेपर करना है। हर एक मॉक जो आप 30 तारीख के बाद या जनवरी एंड के बाद दोगे वो आपका एड ऑन 1 मार्क्स मान लो। करना कैसे है? 3 दिन पढ़ना है। रूल्स क्या है? जो वीक का डिवीजन कर रहे हैं, 3 दिन पढ़ना है, 1 दिन मॉक देना है, फिर 3 दिन पढ़ना है। ऐसा नहीं है 7 दिन पढ़ना है, 7 दिन के वीक के अंदर 7 दिन पढ़ना है, या मेरा 10 दिन पढ़ना है फिर 2 मॉक देने हैं ना। 3 दिन पढ़ो, 1 दिन मॉक दो, सेम डे इवनिंग में उसका एनालिसिस करो कि मेरा क्या चैप्टर वीक है, वो आइडिया लग जाता है। सैम्पल पेपर कोई सा ही खरीद लो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। कोशिश करो अपने जो भी टीचर्स हैं उनसे आप इस चीज़ को सलाह लो, कौन से उनके हिसाब से बेस्ट हैं। मैं जो जनरली सजेस्ट कर रहा हूँ कोई भी ले लो, 350-400 रुपये का एक सैम्पल पेपर आएगा। 2 सैम्पल पेपर मिनिमम ले लो, 700-800 रुपये के बैठेंगे। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप आगे साइंस को लेके फोकस्ड हो तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। इंजीनियरिंग में कहीं आईआईटी या किसी एग्ज़ाम के लिए बैठना है तो इतना फोकस होना चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर आप इंजीनियर भी बनोगे, डॉक्टर बनोगे, सब जगह ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। इसके अलावा किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में मेरे को बता देना, जिस तरीके से भी और डिटेल कैसे पढ़ सकते हैं, क्या टाइम मैनेजमेंट और हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी करने के लिए सिर्फ 1 घंटा मांग रहा हूँ आपसे मैं, दोनों ही स्ट्रैटेजी। पूरे दिन में 1 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए मुझे, 2-2.5 घंटा 3 घंटा नहीं निकालना साइंस के लिए। आप रोज करोगे, ऑलमोस्ट हफ्ते में 6 दिन कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। 2-2.5 घंटे में बहुत आराम से एक चैप्टर रिवाइज होता है, तो 2-2.5 दिन में एक चैप्टर में मान के चल रहा हूँ रिवाइज होता है। अगर ये करते हुए आपको ये फील होने के लगे कि ये सब नहीं हो पा रहा इतना कुछ मैनेज, तो आंख बंद करके पुरानी वाली स्ट्रैटेजी पे जाना, रीड एंड राइट, नोट्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर ऐड कर दो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ऐड कर लो। पेपर की तरफ तब जाना जब पूरा सिलेबस हो जाए। इसी वजह से इस फॉर्मेट के अंदर मैं कह रहा हूँ बार बार, जो मैंने सैम्पल पेपर ऐड करे हैं, बहुत सारे कहेंगे नहीं करा है सर आपने, लास्ट तक क्यों डाल रखे हैं? इसलिए डाल रखे हैं बेटा,
घोड़ा जब दौड़ना सीखता है तभी तो रेस में उतरता है। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए। जब सिलेबस ही नहीं पता मुझे कैसे करना है, कितना टाइम मैनेज करते हुए चलना है, क्या टॉपिक्स मेरे आते हैं, क्योंकि साइंस के पेपर में ये नहीं पता चलता टॉपिक कहाँ से आया है, किस चैप्टर से आया है। जैसे केमिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर डाले हैं ना, ये नहीं पता चलने का तुम्हें कि मेटल नॉन मेटल का टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन का है ना। तो इसको समझते हुए बुरा नहीं मानना किसी को भी, जिस भी लेवल पे आपकी प्रिपरेशन है उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करो, नोट्स पूरे कर लो, फोटो स्टार्ट करा लो, कहीं से ही पढ़ लो। लेकिन एक और रूल है, बार बार कहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, एक ही टीचर पे ट्रस्ट करो जिनसे भी आप पढ़ते हो। स्कूल के टीचर हैं, कोचिंग के टीचर हैं, ट्यूशन के टीचर हैं, एक टीचर से डाउट पूछो। साइंस के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ। फिर भी किसी को दिक्कत है कमेंट्स में मैसेज कर दो, मैं पर्सनली हेल्प करने की कोशिश करूँगा। किसी पे सैम्पल पेपर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, सॉफ्ट कॉपी है, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ऑल द बेस्ट। किसी को मेरठ के अंदर ज्वाइन करना है, ये पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेहरू नगर और जागृति विहार में। यू कैन ज्वाइन बाय कमेंटिंग योर नंबर इन द मैसेज। बाकी आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो कमेंट्स में, जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बोर्ड से रिलेटेड तो मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। ठीक है, चलो टेक केयर।